नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर और महाराष्ट्र से भी ज़्यादा मुंबई की राजनीति पर बात करूंगा, क्योंकि नवरात्रि शुरू होने जा रही है और नवरात्रि ख़त्म होते होते दशहरा हो जाएगा। और दशहरे के बाद और दिवाली के आसपास कहीं ना कहीं मुंबई कॉरपोरेशन जो है, बीएमसी जिसको बोला जाता है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इस स्थानिक संस्था का बड़ा चुनाव होने वाला है। और ये बड़ा चुनाव माना जाता है क्योंकि एशिया में सबसे ज़्यादा पैसे वाली अगर कॉरपोरेशन या महानगर पालिका कोई है तो उसको मुंबई माना जाता है। ऐसा एक समय हमने पढ़ा था उस वक्त 40-50 साल पहले कि केरल जैसे एक छोटे राज्य से भी ज़्यादा जिसका बजट होता है वो मुंबई कॉरपोरेशन, मुंबई महापालिका है। आज की तारीख में हम देखें तो अब बहुत सारे छोटे छोटे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो या नॉर्थ ईस्ट की कई राज्य है, उनका भी जितना बजट नहीं होगा उतना पैसा अकेले मुंबई महानगर पालिका के पास होता है। कुछ 25-30 हज़ार करोड़ की फिक्स डिपॉजिट इस महापालिका के पास है। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि सबसे बड़ी अमीर अगर महानगर पालिका कोई होगी तो वो मुंबई महानगर पालिका है। और दूसरी बात है कि देश की ये आर्थिक राजधानी मानी जाती है, कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। यानी देश का राज भले दिल्ली से चलता हो, लेकिन मुंबई से देश की आर्थिक नीति चलती है। जो कुछ उतार चढ़ाव होते हैं वो यहीं से होते हैं। और इसलिए मुंबई का कॉरपोरेशन या मुंबई का एक एक इंच ज़मीन भी है तो उसकी ज़्यादा कीमत मानी जाती है। तो ऐसे मुंबई पर जो राज करेगा वो बीएमसी करती है। अभी हमने देखा कि शिवाजी पार्क में 56 साल से जो एक परंपरा चलती आए कि दशहरे में शिवसेना का बड़ा मेला होता है, रैली होती है, और उस रैली की परमिशन मिलने पर कितना बड़ा बवाल हो गया था, क्योंकि ये दशहरे की मीटिंग जो है उसका डायरेक्ट रिलेशन बीएमसी चुनाव से है। और इस बीएमसी चुनाव में बातें बहुत बिगड़ गई है। इसके पहले जो चुनाव होते थे हमने लगातार, मैंने शिवसेना की स्थापना से आज तक हमने देखा है कि पहले देखो तो 50 के दशक में जब मुंबई का चुनाव, मुंबई बीएमसी का चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में संयुक्त महाराष्ट्र समिति हुआ करती थी, जो उस समय का या शायद देश भर के राजनीति का पहला महागठबंधन था, जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रेरणा से बना था कि भाई आपके विचार वगैरह, विचारधारा, आइडियोलॉजी अलग रखो, और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को अगर हराना है तो विचारधारा वगैरह अलग रखो और सब पार्टियां, बिगर कांग्रेस पार्टियां इकट्ठा हो जाओ। और उस वक्त हो गए थे। और देश में अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा पहला पराजय वो बीएमसी में हुआ था, और उसका कारण अलग था। वो राजनीतिक कारण नहीं था, बल्कि संयुक्त महाराष्ट्र समिति यानी मराठी भाषा का एक अलग स्टेट, राज्य बनाना चाहिए, इस मांग के लिए ये सब गठबंधन हुआ था। तो उसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसके बाद कर के हमने देखा है कि बार बार छोटी मोटी पार्टियां और कांग्रेस ऐसी लड़ाई होती रही। जो महागठबंधन यानी संयुक्त महाराष्ट्र समिति बनी थी वो टूटी। उसके बाद शिवसेना का जन्म हुआ और शिवसेना 68 से महापालिका की मैदान में उतरी। तब अपोजिशन पार्टी जो थी वो बड़ी पार्टी संयुक्त महाराष्ट्र समिति या संपूर्ण महाराष्ट्र समिति थी। उसकी जगह 68 के बाद शिवसेना ने ले ली। और उसके बाद हमेशा कांग्रेस और शिवसेना इनमें संघर्ष होता रहा। 85 में शिवसेना ने पहली बार महापालिका का कब्जा किया और मानो एक 2-4 साल इधर उधर करो तो आज तक मुंबई महापालिका
शिवसेना के कब्जे में रही। इसका कारण ये था कि शिवसेना की बहुत एक्टिव शाखाएं, तो बाद में 85 के बाद फिर शिवसेना बीजेपी का अलायंस हो गया, गठबंधन हो गया, युति हो गई, और उनके जरिए शिवसेना महापालिका पर अपना कब्जा करती रही। लेकिन 2017 तक राजनीति ऐसी रही बीएमसी की कि कांग्रेस और शिवसेना, यानी शिवसेना से टक्कर देने वाली पार्टी को कौन है, तो शिवसेना थी। शिवसेना बड़ी पार्टी हो गई बीएमसी में, लेकिन 2 नंबर की पार्टी कांग्रेस की, उसको पहला झटका अगर बैठा है तो 2017 में लगा क्योंकि 2017 में कांग्रेस को पीछे छोड़कर बीजेपी ने शिवसेना से सीधी टक्कर ले ली। सत्ता में शिवसेना और बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता में, दिल्ली की सत्ता में इकट्ठा थी, लेकिन बीएमसी में शिवसेना और बीजेपी अलग अलग लड़े थे और दोनों ने समसमान सीटें चुनकर लाई। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज बिल्कुल गड़बड़ हो गए, 5 साल में इतनी गड़बड़ हो गई है। वैसे तो 2005 के बाद राज ठाकरे शिवसेना से अलग हो गए, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई MNS मनसे, वो भी 2007 से लेकर लड़ती आई है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं हो पाई। 2017 में तो राज ठाकरे अपने घर की कोई समस्या में फंसे थे, तो उन्होंने उतनी ताकत लगाकर चुनाव नहीं लड़ा था। ये सब हम देखकर आज की परिस्थितियां देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस उस ताकत में बची नहीं है। एक समय जो शिवसेना से टक्कर लेने वाली पार्टी, ऐसी पहचान थी कांग्रेस की, वो आज बची नहीं है। आज शिवसेना के खिलाफ अगर कोई लड़ सकता है तो बीजेपी लड़ सकती है, और पिछले चुनाव में 2017 में बीजेपी ने वो कोशिश की कि शिवसेना का हाथ से मुंबई कॉरपोरेशन कब्जा कर ले, लेकिन वो हुआ नहीं। और महाराष्ट्र की सत्ता टिकाने के लिए बीजेपी ने शिवसेना के आसपास उतने ही नगर सेवक थे, कारपोरेटर थे, पार्षद थे, फिर भी शिवसेना को सपोर्ट दे दिया और चलो तुम्हारा ही मेयर हो जाए, तुम्हारी ही सत्ता रहे। लेकिन इस वक्त ये होगा नहीं, और इसलिए जो रणनीतियाँ चलाई जा रही है वो ऐसी है कि किसी भी तरीके से शिवसेना के हाथ से मुंबई कॉरपोरेशन की सत्ता छीनी जाए। देखिए, इसमें अब सबसे बड़ा फैक्टर अगर कौन है तो राज ठाकरे, जिनकी पार्टी MNS है, जो पिछले 1 साल से हम बोल सकते हैं या कुछ 8-10 महीने से फिर से अपने को संवारने की कोशिश कर रही है, ताकत जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज भी जिसको हम बड़ी ताकत माने, ऐसी पार्टी राज ठाकरे की है नहीं, क्योंकि इनको पिछले कुछ चुनाव में 2014 के बाद आज तक, यानी कम से कम 8 साल, ये पार्टी आहिस्ते आहिस्ते पीछे पड़ गई। लेकिन उसका ढांचा है, देखिए बीजेपी भी 2004 के बाद 14 तक हट गई थी, पीछे पड़ गई थी, लेकिन बीजेपी के पास ऑल इंडिया एक ढांचा था। उसका फायदा उठाकर नरेंद्र मोदी ने उसको सबसे बड़ी पार्टी बना दी। अमित शाह भी उनकी मदद के लिए आए थे। तो इसी ढंग से राज ठाकरे फिर से अपना वजूद एस्टेब्लिश करना चाहते, दिखाना चाहते कि हम भी एक बड़ी पार्टी है। महाराष्ट्र की राजनीति में और मुंबई के राजनीति में एक बड़ी पार्टी बनकर MNS यानी राज ठाकरे फिर से उभरना चाहते। तो उनको भी मालूम है कि पहले झटके में तो वो जीतेंगे नहीं, ना कि नजर, यानी जिसको हम लक्ष्यवेधी बोल सकते, उतनी भी जगह आज मन से जीत नहीं सकती। और इसलिए आज इनकी ताकत क्या है, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, ये डायरेक्टली राज ठाकरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, और आज हाथ मिलाएंगे तो छोटा भाई करके, बिल्कुल छोटा भाई होकर के राज ठाकरे को उनसे हाथ मिलाना पड़ेगा। और राज ठाकरे की हम स्वभाव देखें तो वो इतना पीछे रहकर और छोटा बनकर किसी के साथ जाएंगे नहीं। आज तक की राजनीति हम देखें तो राज ठाकरे किसी से हाथ मिलाकर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, तो ये भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन
उनकी जो आज की स्ट्रैटेजी हम देखते हैं तो वो फिर से 2007 के बाद जिस ढंग से उन्होंने पार्टी खड़ी की थी, फिर उस ढंग से अपनी जड़ें जमा कर खड़ा रहना चाहते, अपने पांव पर खड़ा रहना चाहते और कुछ ताकत दिखाने के बाद ही किसी के साथ हाथ मिलाएंगे। ये इनकी आज की भूमिका मुझे नजर आती है। वो ओपनली नहीं बोलते, एमएनएस का कोई लीडर ऐसे खुलेआम नहीं बोलता कि हम अपनी ताकत पहले जमाएंगे फिर किसी से हाथ मिलाएंगे। ऐसी बात उन्होंने कहीं भी किसी को नहीं कही है, ना कि पब्लिक स्टेटमेंट किया है। लेकिन मैं जिस ढंग से राज ठाकरे चल रहे हैं वो देख रहा हूँ, तो उनकी आज की भूमिका इतनी है कि मुझे फिर से अपनी ताकत दिखानी है। और ताकत कहाँ होती है? ताकत वोटों में होती है, ना कि चुनकर आए हुए जो प्रतिनिधि है, 10 हो गए 15 हो गए, उसमें वो ताकत नहीं होती। लेकिन पूरे राज्य में हो, पूरे मुंबई में हो, इनके कैंडिडेट कितने वोट ला सकते हैं, कौन से वार्ड में कितने हैं, किस इलाके में कितने हैं, उससे उनकी ताकत तय होती है। और अगले चुनाव में उस वोटों के आधार पर बार्गेनिंग किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे आज अपनी पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करने की जुगाड़ में लगे हुए। उनको सीटें कितनी चुनकर आएगी इससे मतलब नहीं है, उनको लड़ने वाले कार्यकर्ता और उम्मीदवार की जरूरत है जो उनके नेता अगली चुनाव में नेता बनकर उभर सके। ऐसे कुछ जवान उनको खड़े करने। और इसलिए मैं मानता हूं कि राज ठाकरे ना शिंदे गुट के साथ जा सकते, ना बीजेपी के साथ जा सकते। दोनों के लिए, जैसे शिवसेना हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, ये तो अपोजिशन में, राज ठाकरे उनके अपोजिशन में। लेकिन दोस्त देखे तो शिंदे गुट हो या बीजेपी हो, ये आज हम मनसे के दोस्त मान सकते हैं। आगे चलकर जो राजनीति होगी इसमें शायद ये तीनों गुट में कोई 2 या तीनों इकट्ठा आ सकते हैं। लेकिन जब तक मनसे की कोई ताकत है वो दिखाई नहीं देती, वोटों में नहीं दिखाई देती, तब तक उनको उनकी रियल जो कीमत है वो नहीं मिलेगी। तो राज ठाकरे की राजनीति इस ढंग से चलेगी कि मुझे पहले राज ठाकरे या एमएनएस नाम से कितने वोट मिलते हैं वो दिखाना है। और इसे मैं कांशीराम की रणनीति मानता हूँ। आपको याद होगा जब 80 के दशक के बाद कांशीराम ने जो बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी बनाई, उन्होंने अपनी रणनीति खुले तौर पर घोषित की थी और उन्होंने बोला था कि हमें पहला चुनाव, हमारा पहला कदम क्या होगा कि हम किसी ना किसी को हरा सकते हैं। भले हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो बात अलग है, हमको जीतना है ही नहीं, हम किसी ना किसी को हरा सकते हैं। कहीं बीजेपी को हराएंगे, कहीं कांग्रेस को हराएंगे, या कहीं और सेक्युलर पार्टीज है, समाजवादी हो या लोकदल हो, ऐसे पार्टियों को हराएंगे, अकाली दल हो, उनको हराएंगे। लेकिन उस हराने में हमारी वोटों की ताकत सामने आएगी। और जब वो ताकत सामने आती है तो जो थोड़े थोड़े वोटों से हारने वाली पार्टियां होती है, बहुत सारी सीटें हार जाती है, थोड़े थोड़े वोटों से हार जाती है, तो वो हाथ मिलाने आती है और उधर बार्गेन कर सकते हैं कि भैया ठीक है 100 सीटें हैं, उनमें से 30-35 सीटें हमें दे दो। वैसे देखो तो 4 सीटें भी हमारी पार्टी नहीं जीतेगी, लेकिन ऐसा कोई तगड़ा साथ में आ जाता है तो 4 सीटों के जगह शायद हम 30-40 सीटें 25 सीटें जीत सकते हैं। तो ये इसको कांशीराम की रणनीति माना जाता है। तो उन्होंने बोला था पहला चुनाव हराने के लिए, दूसरा चुनाव हारने के लिए, और उसके बाद जीतने का प्रयास शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि राज ठाकरे जिस ढंग से राजनीति चल रहे हैं वह या जो कुछ कर रहे हैं, उनका जो रास्ता है वो कांशीराम का रास्ता है। वो आज बीएमसी हो, थाना, पूना, औरंगाबाद वगैरह वगैरह कॉरपोरेशन के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, वहां अपनी बलबूते पर लड़ेंगे, उसकी उन्होंने घोषणा की है। कौन साथ होगा मालूम नहीं, लेकिन हम पूरी की पूरी सब सीटें लड़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि राज ठाकरे आज अपनी कितनी सीटें आएगी, कितनी ला सकते हैं, वो नहीं सोच रहे। वो सोच रहे हैं
कि हम किस किस को हरा सकते हैं, कौन सी पार्टियां हैं जिनको हराकर हम अपनी ताकत, छोटी सी ताकत हो वो दिखाएंगे। और वो जब ताकत दिखाते हैं तब सामने वाली पार्टी जो समविचारी हो, दोस्त हो सकती है, वो इक्वल लेवल पर हमसे बात करेगी, बार्गेन करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब उन्होंने कहा है, कल परसों मेरा ख्याल है विदर्भ में वो गए थे, नागपुर, वहाँ उन्होंने कहा था कि हम सब सीटें लड़ने वाले हैं और हर सीट लड़ने की तैयारी का जुगाड़ शुरू कर दो, काम शुरू कर दो, तैयारी शुरू कर दो। तो इसलिए मैंने बोला कि बाला साहब का भतीजा है लेकिन काशीराम की चाल चलने वाला है, और इससे भी बीजेपी को हो, शिंदे गुट को फायदा होगा, क्योंकि इनका नाम ठाकरे है तो शिवसेना के बहुत सारे वोट, मैं मराठी नहीं मानता, शिवसेना के जो वोट है वो बिखर रहे हैं, कुछ शिंदे गुट के पास जाएंगे तो कुछ जो शिंदे गुट के साथ नहीं जाना चाहते लेकिन उद्धव से फ्रस्ट्रेट हो गए, वैफल्यग्रस्त हो गए, वो राज ठाकरे के पास आ सकते हैं। बहुत सारे बाला साहब के निधन के बाद बहुत सारे शिवसेना के लोग जो वैफल्यग्रस्त और फ्रस्ट्रेट हो गए थे, उनको सत्ता में जाकर 2014 में हो या 2019 में महाविकास आघाड़ी हो, ऐसा जुगाड़ करके उद्धव ठाकरे ने अपने साथ रखे थे। लेकिन बहुत सारे शिवसेना के नेता हो, कार्यकर्ता हो, एमएलए हो, वगैरह वगैरह, वो मानते हैं कि उद्धव से भी करिश्मेटिक लीडर शिवसेना के लिए कौन हो सकता है, तो वो राज ठाकरे हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर राज ठाकरे थोड़ा भी करिश्मा ये चुनाव में, अगले चुनाव में दिखाए तो क्या होगा, वो सब अपने आप राज ठाकरे के पार्टी में आ सकते हैं। तो इसलिए शिवसेना का जो वोटर है उसका बिखराव हो रहा है और उसका फायदा उठाकर अपनी ताकत दिखाना, यानी इतने वोट पूरे महाराष्ट्र में हो तो समझो कुछ 8-10% भी हो तो वो बहुत बहुत बड़ा होता है। 8-10% भी अगर बीजेपी के साथ चला जाए तो बीजेपी मनसे को साथ लेकर भी अपने ताकत पर खुद की मेजॉरिटी ला सकती है। अगर पूरे महाराष्ट्र में 6-7% वोट एमएनएस लेती है। अब देखिए मुंबई में, देखो मुंबई में तो राज ठाकरे की ताकत है, उनका संगठन अच्छा है, यहाँ तो ये 10-12-15% तक जा सकते हैं। लेकिन आज वो ताकत उनके पास नहीं है, वो अगले चुनाव में दिख सकती है और दिखाई दी तो वो चुनाव के बाद बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे और अगला विधानसभा चुनाव मुंबई में शायद राज ठाकरे भी बीजेपी के साथ हो सकते हैं। लेकिन वो ताकत दिखाने के लिए आज काशीराम की रणनीति आवश्यक है और मेरा ख्याल है कि राज ठाकरे वही चाल खेलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।